नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी खबर तो ये तस्वीर है और ये वीडियो है। नेतन्याहू कल गया था यूएन में बोलने के लिए और जो ही वो बोलने के लिए मंच पर पहुंचा, उठ उठकर लोग जाने लगे और आधा हाल खाली हो गया। खाली कुर्सियों को उसने भाषण दिया और ताली बजाने के लिए उसकी पत्नी वहां बैठी हुई थी, बाकी तो कोई ताली बजा नहीं रहा था। ये जो हुआ है कल वो इतना मजेदार है जो इतिहास में याद रखा जाएगा। मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसा नेता होगा जिसके बोलने पर इस तरह से हाल खाली हो गया होगा। बाहर जुलूस चल रहे थे, पूरा टाइम्स स्क्वायर लोगों से भरा हुआ था। वहां पर जुलूस चल रहे थे जिसमें नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग थी और अंदर हाल खाली पड़ा हुआ था। और इतना ही नहीं था, बगल के कमरे में जो हेग कंट्रीज जिनको कहते हैं, 34 देश जो है, साउथ अफ्रीका और दूसरे देश जिन्होंने इजराइल के ऊपर आईसीसी में केस किया हुआ है, उनकी मीटिंग चल रही थी। और उस मीटिंग के बाद जो बयान आया उसमें इजराइल की जबरदस्त मजम्मत की गई। मजेदार बात यह है कि भारत तो वहां पर है लेकिन प्रधानमंत्री हमारे नहीं गए हैं। वैसे तो मोदी जी हर जगह जाते हैं दुनिया में डंका बजवाने, लेकिन यूएन में जब इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है तो नहीं गए हैं। लेकिन उनके जो भक्त हैं वो कल सोशल मीडिया पर तमाशा कर रहे थे कि मुस्लिम कंट्रीज बाहर गई हैं। तो मैं आपको उन कंट्रीज का नाम बताता हूं: बोत्सवाना, नामीबिया, आयरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवेनिया और ब्राजील। ये कुछ मुल्क हैं जो उठकर बाहर चले गए थे। कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, सीरिया, ये तो गए ही थे। ईरान वगैरह तो गए ही थे। लेकिन उनके साथ साथ मैंने आपको बताया नामीबिया, बोत्सवाना, आयरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवेनिया और ब्राजील, ये भी वो मुल्क थे जिनके वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उठ के बाहर चले गए थे। तो हिंदू मुसलमान खेलते खेलते यहां पागल हो जाओगे, ये समझ में नहीं आएगा कि दुनिया हिंदू मुसलमान से नहीं चल रही है। दुनिया के हक पसंद लोग इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अगर और ज्यादा समझना है तो इन तस्वीरों को देखिए। इसमें दिखाई दे रहे हैं गुस्तावो पेट्रो, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। मुसलमान नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनको याद दिला दूं कि ये गुस्तावा पेट्रो हैं। ना केवल यूएन में बोलते हुए इन्होंने फलस्तीनी कैफिया पहना, बल्कि जब बाहर विरोध हो रहा था नेतन्याहू का तो वहां भी जाकर शामिल हो गए। हाथ में माइक लिया और कहा कि फलस्तीन को बचाने के लिए, गजा को बचाने के लिए इजराइल की जिस दर्जा मुखालिफत हो सकती है उस दर्जा मुखालिफत करनी चाहिए। यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो हथियारों से भी उसका मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएन को, हम लोगों को इतनी बड़ी फौज बनानी चाहिए जो फलस्तीन में इजराइल जो कुछ कर रहा है उसको रोक सके, फलस्तीन के सामने, इजराइल की आर्मी के सामने खड़ी हो सके। तो गुस्तावो पेट्रो की बात की मैंने, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं, और भी कितने नाम लूं, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, नाम खत्म नहीं होंगे, जो वहां पर जाकर सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, फलस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। खैर, खाली हाल को संबोधित करते हुए, बोलते हुए नेतन्याहू ने बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन आप सोचिए कौन सी बातें कर रहा है वो याद दिला रहा है कि जो पेजर बम फटे थे वो याद है ना, नसरुल्लाह मारे गए वो याद है ना। एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसा आदमी यूएन में खड़ा होकर हत्यारों की तरह बात कर रहा है। किसी दूसरे देश में पेजर बम चला देना, किसी दूसरे देश पे बम गिरा देना, यह कोई वीरता नहीं है, यह दरअसल कायरता है। यह दरअसल एक डरपोक आदमी करता है, एक लॉलेस आदमी करता है, एक वार क्रिमिनल करता है। यह किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं करता है। और इसीलिए जब सारा नाटक उसने किया, यहां तक तमाशा किया था कि सेना को आदेश दिया गया था, आईडीएफ को आदेश दिया गया था कि गजा के अंदर हर जगह माइक लगा दिया जाए और उस माइक पर उसका भाषण लाइव सुनाया जाए। उससे भी मन नहीं भरा तो लोगों के मोबाइल हैक कर मोबाइल पर भाषण चलवा दिए गए। यह सारा कुछ सिर्फ गजा के लोगों को डराने के लिए किया गया था। लेकिन जो गजा के लोग पिछले 2 साल में नहीं डरे, वो अब डरने वाले नहीं हैं। उसके अपने विपक्ष ने कहा कि यह गिमिक्स है, नौटंकी है, मजाक है, तमाशा है जिसका अब कोई असर नहीं होने वाला।
ये एक हारते हुए डरे हुए तानाशाह का भाषण है जिसका अब कहीं कोई असर नहीं होने वाला। दुनिया सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही है। अर्जेंटीना, हंगरी और कुछ एकाध मुल्कों को छोड़ दें तो कोई नहीं है जो उसके साथ खड़ा है। जो मुल्क हमेशा इजराइल इजराइल करते थे वो भी सामने से आके अब इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेतन्याहू बेहद चिढ़ा हुआ है जिस तरह से फलस्तीन को दुनिया आजाद मुल्क का दर्जा दे रही है उससे, और उसी चिढ़ और गुस्से में यह भाषण उसने दिया है। उसको पता है कि उसके ऊपर अब लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि गजा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है उसको रोका जाए। आपको पता ही है कि वेस्ट बैंक पर कब्जे की ये लोग प्लानिंग बना रहे थे कि दुनिया गजा को, फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रही है तो वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा हम अनेक्स कर लें। ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पे लिखा, फिर उसका वीडियो आया और भी कई बयान आ चुके हैं जिसमें वो कह रहा है आई विल नॉट अलाउ टू अनेक्स द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक, यानी मैं वेस्ट बैंक के हिस्सों को इजराइल के कब्जे में नहीं जाने दूंगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब ट्रंप को तो आप जानते हैं, मैं तो साफ कहता हूं कि वैसा जोकर राष्ट्रपति दुनिया में और कहीं नहीं है। सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, 25 बार सीज फायर कर चुका, हर बार पीछे हट जाता है। लेकिन ट्रंप कह क्यों रहा है यह समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको मैं उस मुल्क की खबर सुनाऊंगा जो अरब मुल्कों में इजराइल के सबसे ज्यादा करीब है। मैं बात कर रहा हूं यूएई की। यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात होनी है नेतन्याहू के साथ, और पूरे अरब के अखबार इन खबरों से भरे हुए हैं कि वो इस बात का प्रेशर बनाने वाले हैं कि किसी भी हालत में वेस्ट बैंक को अनेक्स ना किया जाए, किसी भी हालत में वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा घोषित ना किया जाए। यहां तक धमकी है कि अगर ऐसा किया गया तो जो अब्राहम अकॉर्ड हैं, जो समझौते हुए हैं जिसमें हमने इजराइल को मान्यता दी है, वो समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। यूएई से इस तरह के बयान की अक्सर उम्मीद कम की जाती है। यूएई ने पहले यह बयान दिया कि बातचीत के दौरान इस बात पर प्रेशर दिया गया कि कैसे भी गजा के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको रोका जाए। उसके बाद यह आया कि वेस्ट बैंक इज द रेड लाइन, अगर वेस्ट बैंक आप अनेक्स करेंगे तो हमारे समझौते टूट जाएंगे। इसके अलावा टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जिनके ऊपर भी कम से कम मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, जो जहाज वहां पर गजा के अंदर बच्चों के ऊपर बम गिरा रहे हैं, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग टर्की में भी होती है। तो टर्की ने क्या क्या किया है, इजराइल का किस किस तरह से साथ दिया है, वो बताने की अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप के साथ बातचीत में वेस्ट बैंक का मसला उन्होंने भी उठाया, सऊदी अरबिया ने भी उठाया, कतर ने भी उठाया। जो ट्रंप के साथ मुस्लिम और अरब देशों की मीटिंग हुई थी उसमें ट्रंप से कहा गया कि वेस्ट बैंक इज द रेड लाइन, अगर वेस्ट बैंक पर यह कब्जा करते हैं उसके बाद इनसे कहीं कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चलो गजा पर तो जो कर रहे हैं हमास के बहाने कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में तो पीए है जो इस तरह की हरकतें नहीं करता है, फिर वेस्ट बैंक के कब्जे की इजाजत कैसे दी जा सकती है। तो ये जो प्रेशर है दुनिया भर का, इसके चलते अब ट्रंप कह रहा है कि वेस्ट बैंक को मिलाने की इजाजत हम नहीं देंगे। और आप देखिए इजराइल में पागलपन किस हाल का है। स्मॉट्रिच और कुछ और मिनिस्टर्स और एमपीज ने नेतन्याहू से कहा है कि ट्रंप की बात सुनने की जरूरत नहीं है, मिला लिया जाए वेस्ट बैंक को। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अब ट्रंप की बात भी सुनने की जरूरत नहीं है, जो मन में आए वो किया जाए। जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप या अमेरिका अगर हाथ खींच ले तो इजराइल की जिंदगी साल 2 साल की रह जाएगी। साल 2 साल के अंदर इजराइल अपने आप बिखर के खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पागलपन चढ़ता है तो आप ऐसी ही हरकतें करते हो। संस्कृत में कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब खराब वक्त आता है, जब आपका विनाश होने वाला होता है तो आपका दिमाग भी पलट जाता है। ऐसा लगता है कि इजराइल का जो फार राइट है, जो पागल हो गया है, जो गजा की लाशों पर नाच रहा है, उसका भी दिमाग अब वहीं पहुंच गया है जहां वो खुद उसको ही खत्म कर देगा। और ये चारों तरफ से हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो लगातार सहायता कर रहा था इजराइल की, अपना क्लाउड दिया हुआ था जिस पर फलस्तीनियों का सारा रिकॉर्ड होता था, जिसके सहारे वो फलस्तीनी घरों पर हमला करते थे, माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉक कर दिया है अपना क्लाउड आईडीएफ के लिए। यानी अब माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करके इजराइल जासूसी नहीं कर सकता है फलस्तीनियों की। क्या कहें, देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतने लोगों के मरने के बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट ने किया है तो यह कोई भलमन साहत नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी हो,
कितनी भी अच्छी बातें ये कर लें, स्पेन, कोलंबिया और बाकी सब की बात अलग है जो पहले दिन से ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना जो नए नए हैं लोग वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी अपनी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। मेलोनी का मैं आपको बता ही चुका हूं कि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा नहीं दिया तो इटली में क्या चल रहा था। अब मेलोनी बयान दे रही हैं कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाया जा सकता है। ईयू में अगर इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने का प्रस्ताव आता है तो हम उसको बैक करेंगे क्योंकि नाउ ही हैज क्रॉस्ड द लिमिट। अब वो सीमाएं पार कर गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। कुछ बर्दाश्त से बाहर नहीं हुआ है। गजा के बच्चों की मौत का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये सब आवाम का प्रेशर है। आप देखिए, जर्मनी नंबर 2 कंट्री था जो इजराइल को हथियार भेजता था। सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने भेजे, नंबर 2 पे था जर्मनी। अब जर्मनी ने जाकर हथियार भेजने बंद किए हैं तो हथियारों का जो एक्सपोर्ट है इजराइल को वो 0 हो गया है। ये सब सिर्फ प्रेशर में हुआ है। अभी भी जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी भी गजा के समर्थकों पर भी अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन ये सारे फैसले लेने पड़ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर की और अपने मुल्क की आवाम का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यही प्रेशर है कि अरब मुल्कों ने अमेरिका के साथ मिलकर जो नया प्रपोजल तैयार किया है वो प्रपोजल फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। 21 पॉइंट का ये प्रपोजल है और ये बाहर आ गया है। सारे 21 पॉइंट तो यहां डिस्कस मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, पहली शर्त ये है कि गजा में जो हॉस्टैलिटी चल रही है, मैं तो कहूंगा जेनोसाइड चल रहा है, अमेरिका उसको हॉस्टैलिटी कहेगा, कि गजा में जो कुछ चल रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। एक दिन का भी एक्स्ट्रा वक्त नहीं दिया जाएगा इसके लागू होने के बाद। दूसरी जो मजेदार बात यह है कि सारे होस्टेज छोड़ दिए जाएं जितने गजा के अंदर हैं। ये बात तो है। इसके साथ ये बात भी है जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि फलस्तीन के जिन लोगों को इजराइल ने इलीगल तरीके से गिरफ्तार करके रखा है, हजारों ऐसे लोगों को भी रिहा किया जाए और 100-200 ऐसे लोगों को रिहा किया जाए जिनके ऊपर सीरियस इल्जाम लगाए गए हैं। ये जुड़ा है इसमें। तीसरी बात यह है कि जो इमदाद आ रही है वो पूरी तरह से अंदर आने दिया जाए, किसी तरह का हिंड्रेंस ना हो, एक भी ट्रक रोकी ना जाए, कोई लिमिट ना बनाई जाए, जितनी भी इमदाद आती है उसको आने दिया जाए। और इसी सिलसिले में जो जीएचएफ बनाई गई थी, जो इमदाद लेने वालों की हत्या कर रही थी, उसको डिसबैन करके तुरंत वहां से हटाया जाए। उसके बाद हमास का मामला आता है कि हमास एक इंटरनेशनल फोर्स को अपने हथियार सौंप दे और ये जो इंटरनेशनल फोर्स होगी वो अरब देशों की फोर्स होगी, यानी अरब मुल्कों की एक फोर्स बनाई जाएगी जो एडमिन करेगी वहां पर और हमास उसको हथियार सौंप के गजा से चला जाए। ये शर्त रखी गई है। साथ में ये शर्त रखा गया है कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, शुरू में तो ये अरब मुल्कों की सेना और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो संभालेगा, बाद में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन वगैरह की बात होगी। और सबसे बड़ी बात की गारंटी दे अमेरिका कि इसके बाद इजराइल कोई बेजा हरकत नहीं करेगा। यह गारंटी जरूर अमेरिका देगा, लेकिन उस गारंटी के पीछे सारे अरब मुल्क भी खड़े होंगे। अब हमास के ऊपर है वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है, यह देखना होगा। लेकिन अगर हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है यह डील हो जाए। लेकिन ये डील हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी। जो सबसे बड़ी तैयारी दिख रही है वो ईरान पर हमले की दिख रही है। अभी ये खबर आई थी कि अमेरिका ने अपने सारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के भीतर हो, सबको बुलाया है। किसी को पता नहीं है कि किस तैयारी में बुलाया है। लगातार इजराइल के अखबारों में फिर से खबरें छपने लगी हैं कि जिन जगहों को नुकसान पहुंचाया था अमेरिका ने, वहां रीबिल्डिंग शुरू कर दी है। ईरान ने नए सिरे से मिसाइल बनानी शुरू कर दी है। यह खबर तो आपको पता ही है कि रूस के साथ $25 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की एक डील हुई है जिसमें 4 न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाएंगे ईरान के अंदर। चाइना से हथियार आ रहे हैं, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं इजराइल के अखबारों में। कल भी नेतन्याहू ने ईरान की तरफ इशारा किया। इसके अलावा ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगने थे उनको लेकर फिर से वोटिंग हुई। रूस चाहता था कुछ दिन टल जाए, लेकिन 4 मुल्कों को छोड़ के, रूस, चाइना, पाकिस्तान और एक कोई और मुल्क, 4 मुल्कों को छोड़ के बाकी सब मुल्कों ने
कहा कि नहीं, ईरान पर तुरंत लागू होना चाहिए स्नैप पैक जिसको कहा जा रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि ईरान को पूरी तरह से बायकॉट करने का, उसके ऊपर सारे प्रतिबंध लगाने का मामला 30 सितंबर की रात को ही लागू करने की बात की जा रही है। और ईरान में कहा जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो IAEA के साथ वो अपने रिश्ते फिर से तोड़ लेगा। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि गजा में जंग भले रुक जाए, इसके तुरंत बाद ईरान पर अटैक की तैयारी चल रही है और ईरान भी इसके लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है। ईरान की खबरें आप देखेंगे तो बहुत साफ समझ में आता है कि ईरान को पता है कि कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है और वो उस हमले के लिए तैयार है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि देखना यह है कि इस बार अगर ईरान पे हमला होता है तो बाकी अरब मुल्क क्या उसी तरह से इजराइल की मदद करते हैं जैसे वो पहले करते रहे। खैर, जब होगा तब होगा, समझौता होता है नहीं होता है, सीज फायर होता है नहीं होता है, लेकिन फिलहाल गजा की हालत बेहद खराब है। गजा से जो वीडियोस आ रहे हैं, एक बच्ची का वीडियो मैं देख रहा था जिसमें दुनिया से वो अपील कर रही है, एक यंग आदमी का वीडियो देख रहा था। बहुत सारी खबरें आ नहीं पा रही हैं क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन गजा से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं। रोज़ तकरीबन 100 लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर समझौता हो जाता है, सीज फायर हो जाता है तो फिलहाल तो राहत की बात होगी, लेकिन जब तक ये शैतान नेतन्याहू और ट्रंप हैं अपनी अपनी कुर्सियों पर, तब तक ये मिडिल ईस्ट को शांत नहीं रहने देंगे। इतना तो कोई भी समझ सकता है। फिलहाल यही डिटेल्स हैं। आगे जैसे जैसे जो डिटेल्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुमकिन हो तो हमारी ताकत बनिए, मेंबर बन सकते हैं आप 3 रुपए रोज से कम पर, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिए हैं। आपकी ये मदद हमारे लिए बड़ी ताकत बनती है। और साथ में अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस को दूर तक जाना चाहिए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इन वीडियोस को जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।